हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग इनसाइट विद इशिका। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में IBPS PO को क्लियर किया है। अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मेरा दिन स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे से। मैं 6 बजे तक उठ जाती हूँ और मेरा थोड़ा वार्म अप के लिए रहता है। उसके बाद फिर मैं रेडी वेडी होकर के 6:30 to 7 तक बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। फिर 7 to 9 मैं 2 घंटा पढ़ती हूँ। मेरा 4 2 करके स्लॉट होता है, तो 2 घंटा करके मैं 4 बार पढ़ती हूँ ऐसे। तो सुबह 7 to 9 मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर 9 से फिर मेरा हाफ एन आवर का ब्रेक होता है, उसमें ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। उसके बाद फिर 9:30 से लेकर के 11:30 तक फिर मेरा दूसरा स्लॉट होता है जिसमें मैं पढ़ती हूँ। तो पहले सुबह जो मॉर्निंग का जो 2 स्लॉट होता है उसमें मैं न्यू क्लासेस करती हूँ। जैसे कि सुबह जो मैंने बताया जो 7 या 7:30 बजे से जो होता है, उसमें मैं अपने करंट अफेयर्स में अपने डे का स्टार्ट करती हूँ करंट अफेयर्स को करके ही, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है करंट अफेयर्स से स्टार्ट करना। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे टफ मुझे लगता है तो वो सुबह हो जाए तो सही रहता है। तो सुबह करंट अफेयर्स को करने के बाद मैं न्यू क्लासेस जो है जो उस दिन का रहता है तो उसको मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ब्रेक लेने के बाद 2 घंटा, पहले स्टार्टिंग में मुझे 2 घंटा लगता था एक क्लास को करने में, लेकिन फिर धीरे धीरे वो टाइम रिड्यूस होकर 1.5 आवर 1 आवर ऐसे मतलब जितना टाइम का क्लास होता है उस टाइम तक मेरा खत्म हो जाता था। क्लास के साथ ही साथ मैं नोट्स भी लेती थी और उन नोट्स को बाद में रिवाइज करती थी। जिस दिन पढ़ा मैंने CA करंट अफेयर्स जो उस दिन का है वो पढ़ने के बाद उसी दिन फिर हो गया, क्लास खत्म होने के बाद फिर और कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद फिर रात को 9:05 पे अभिजीत सर अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्विज करवाते हैं। तो वहाँ पे उधर जाने से पहले हाफ एन आवर पहले, 9:05 पे अगर क्लास है तो 8:30 से ही मैं उसको एक बार रिवाइज कर लिया मैंने और उसके बाद फिर वहाँ जाके टेस्ट दे दिया। तो एक दिन का वो वैसा रहता है। लेकिन अगर रिवाइज करने का है तो जब मैं स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया था तब फिर मैं क्या करती थी कि वीकली रिवाइज करती थी। जैसे मंडे टू सैटरडे मैंने पढ़ा तो संडे सर का क्लास नहीं होता है, तो संडे को मैं पूरा रिवाइज करती थी वीकली। तो इस तरीके से मैं मेरा करंट अफेयर्स का चलता था। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं जब मंथली रिवाइज करने लगी, जब थोड़ा टाइम हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए, तो फिर मैं मंथली रिवाइज करने लगी उस चीज़ को। उसके बाद पहले मैंने जैसे बताया कि पहले 2 घंटा मैं करंट अफेयर्स को देती थी। उसके बाद फिर 2 घंटा मैं मैथ्स को देती थी। करंट अफेयर्स के संग मैं मैथ्स को करती थी। और दूसरे दिन मैं हर एक दिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट को लेकर चलती थी, करंट अफेयर्स मैथ्स, नेक्स्ट डे फिर करंट अफेयर्स और रीजनिंग, फिर करंट अफेयर्स और इंग्लिश, ऐसे करके 3 दिन अलग अलग। और शाम का जो टाइम होता था बाकी जो 2 स्लॉट्स थे 2 आवर्स का, तो उसमें मैं रिवाइज करती थी उन्हीं सब चीज़ों को। और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में मेरा स्पीड काफ़ी चाहिए होता है। स्पीड पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए पहले टेबल्स याद करना पड़ता है। 1 to 30 अगर आपने टेबल पढ़ लिया तो मोर देन एनफ, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद फिर स्क्वायर रूट्स सेम 1 to 30। कई लोग बोलते हैं 1 to 50, बट मैंने 1 to 30 तक ही किया था, तो उसमें हो जाता है। 30 के ऊपर अगर आता है तो फिर मैं वो कैलकुलेट करके निकाल लेती हूँ। और फिर क्यूब रूट भी मैंने 1 to 20 क्यूब रूट्स याद किए थे। उसमें भी सब बोलते हैं ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन मैंने क्यूब रूट 1 to 20 ही किया था। तो ये मेरा मैथ्स का था। और मैथ्स में भी अरुण सर से मैंने किया था जो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। तो अरुण सर सुबह जब मैं तैयारी कर रही थी तब तो सुबह वो उनका क्लास आता था सुबह 7 AM पे शायद, हाँ 7 AM पे आता था। वो 20 मिनट्स का वो स्पीड मैथ्स का लेते थे। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, वो सब करवाते थे। तो वो वहाँ से मैं करती थी। वो करने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ये कि मेरा स्पीड काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया था मैथ्स की वजह से। तो वो करना ठीक है, वो कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो सेकंड था, मुझे एरिथमेटिक पहले मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँगी। करूँगी ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर्स करूँगी, ऐसा नहीं था। कुछ चैप्टर्स जो हमारे 1 to 10 क्लासेस में मैं पढ़ती थी, हम लोगों ने पढ़ा। 11-12 भी मेरा मैथ्स था, तो वहाँ ठीक था। उसके बाद फिर मैं DI मैंने किया और वो स्पीड मैथ्स जो होता था वो मैंने किया। लेकिन फिर मैंने देखा कि मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे। बेसिकली क्या है कि हम लोगों को सभी लेकर के चलना है। आप चैप्टर्स छोड़ सकते हैं, अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सारे ही अरिथमेटिक अगर आप सोचेंगे कि जब हम स्पीड मैथ और DI करके कर ले तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि DI जो है उसमें भी अरिथमेटिक वाले ही सम्स चैप्टर से ही आते हैं। जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर SI CI हो गया, इस चैप्टर से आ जाएगा। और अगर आप RRB की बात करें तो वहाँ पे इजी लेवल पे आता है तो हो जाएगा। लेकिन IBPS की अगर हम बात करें तो वहाँ पे थोड़ा टफर लेवल थोड़ा हार्ड होता है, तो वहाँ हम लोगों को अरिथमेटिक के बिना नहीं होगा।
और मैंने मतलब जेन्युइनली मैंने देखा भी है कि एरिथमेटिक करने की वजह से ही मेरा स्पीड तो स्पीड मैथ्स की वजह से, जो मैंने बताया जैसे करके क्लासेस करके मेरा स्पीड बूस्ट हो गया, लेकिन एरिथमेटिक करने की वजह से मेरा ऑल ओवर मतलब मार्क्स इंक्रीज हो गया है, मतलब मैथ्स में, फॉन्ट्स में मैथ्स के मार्क्स वहाँ से इंक्रीज हो गए मेरे। और रीजनिंग की अगर बात करें तो फ्री सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सोनल मैम है एक, जो अंडर 24/7 में पढ़ाती हैं। अगर आप बिगनर हो तो आप उनको फॉलो कर सकते हो पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप पढ़ाई हो चुका है आपका, चैप्टर वाइज अगर आप खत्म कर लिया आपने, तो एग्जाम लेवल की अगर मैं बात करूं तो पुनीत सर जो कि अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, ही इज़ द बेस्ट टीचर फॉर रीजनिंग आई मस्ट से। तो आप उनकी क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, वो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं और मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ था अनअकैडमी का। पहले मैंने फ्री में ही फ्री सोर्सेज को फॉलो करके ही किया है, मेरा पूरा फ्री मैंने ऐसे ही निकाला है। और उसके बाद मैंने जब देखा कि मेरा प्री का सिलेबस खत्म हो गया, मुझे नॉलेज हो गई है इस फील्ड में आकर के, तो फिर मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए वहाँ देखा, तो देखा कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे आता है मेंस का जो पेपर है, तो फिर उसके लिए मैंने अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले लिया था मेंस के लिए। बात करूँ इंग्लिश की, तो मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश ही रहा है, मैं आईसीएसई से पढ़ी हूँ, मेरा स्कूलिंग आईसीएसई बैकग्राउंड से हुआ है, तो मेरा इंग्लिश ठीक था, मतलब ठीक ठाक था। लेकिन अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो इंग्लिश काफ़ी टफ आता है। मैंने जैसे बताया कि मैं स्टार्टिंग से ही अनअकैडमी को फॉलो करी हूँ, स्पेशली टीम एबीपी को मैंने फॉलो किया है, जो अरुण सर, पुनीत सर, विशाल सर और अभिजीत सर करंट अफेयर्स के लिए। तो फिर वहीं विशाल सर पढ़ाते हैं, एडिटोरियल पढ़ाते हैं सुबह में, तो मैंने उनको फॉलो करना चालू किया, तो ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। सर पढ़ाते थे, मैं वही पढ़ती थी, खुद से मैंने कभी एडिटोरियल नहीं पढ़ने का ट्राई किया। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप पहले टीचर से पढ़ो, फिर कुछ दिन बाद आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करना, पर मैंने कभी भी खुद से नहीं पढ़ा। तो जो सर पढ़ाते थे तो मैं वहाँ जाती थी। सर पहले तो हम लोगों को वो वर्ड्स, जो टफ वर्ड्स होते हैं उसको नोट डाउन करके उसका मीनिंग्स पढ़ा देते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग्स सभी सर पढ़ा देते हैं वहाँ से। उसके बाद हम एडिटोरियल पे शिफ्ट करते हैं। पहला एक एडिटोरियल है जो सर पूरा अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं, और सेकेंड वाला हम स्कीम करते हैं। तो स्कीमिंग अब क्या होता है कि एग्जाम में तो उतना टाइम होता नहीं है कि हम उतने लंबे एक लेंदी पैराग्राफ को रीड कर सके, तो फिर मतलब हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं उसको, ऊपर ऊपर से पढ़ के सजेस्ट निकाल के फिर आंसर सॉल्व करते हैं। और ये प्री लेवल के लिए ऐसा हो जाता है स्कीमिंग करने से। लेकिन मेंस लेवल में जो है वहाँ पे भी हम स्कीम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि वहाँ मेंस लेवल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे समझ करके उसके बाद आंसर करना होता है। प्री में क्या है कि आप एक पॉइंट आपको मिल गया, एक वर्ड मिल गया, आप उसको पकड़ के पूरे पैराग्राफ में सर्च कीजिएगा, देखिएगा कि पैराग्राफ में कहाँ उस वर्ड का जिक्र किया गया है, तब आप उस वर्ड को निकाल करके आप वहाँ से आंसर देख सकते हैं, तो वो ईजी होता है। बट मेंस लेवल में ऐसा नहीं होता है। मेंस में आपको पढ़ के अच्छे से समझना पड़ता है। पहले तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसके बाद आप जा करके पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको वो आंसर समझ में आएगा तो आप मार्क कीजिएगा। तो एडिटोरियल पढ़ने से ये फ़ायदा है कि आपका एंटोनिम सिनोनिम्स जो आता है वो क्लियर हो जाएगा। जो वर्ड्स, बेसिकली जो वर्ड्स यूज़ होते हैं बैंकिंग में, मेनली एडिटोरियल से ही यूज़ किया जाता है वर्ड्स, तो आपको वो मिल जाएगा। सेकेंडली क्या होगा कि आप वो मतलब पैराग्राफ का जो क्वेश्चन आंसर्स होता है पैराग्राफ सीख सकते हैं। और पैरा जम्बल्स भी एक आता है, मैंने वो कभी भी नहीं किया। मतलब अगर पहला फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस अगर मुझे समझ में आ रहा है तो ठीक है। जैसे आरआरबी में अगर मैं बोलूँ तो वहाँ ईजी होता है, तो वो वहाँ मैंने किया था एग्जाम में। लेकिन आईबीपीएस का जो मेरे शिफ्ट में जो आया था पैराग्राफ, तो वो काफ़ी हार्ड था, तो मैं नेगेटिव मार्क ना करूँ, नेगेटिव मार्किंग, इसके लिए मैंने छोड़ दिया था वो। तो और जो ग्रामर का पार्ट है, तो ग्रामर देखिए 5 क्वेश्चंस आते हैं प्री में, अगर मैं बात करूँ 5 क्वेश्चंस, और मेंस में भी वैसा ही आता है, 5 to 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो ग्रामर पे मैंने सोचा कि पहले मैं ग्रामर पे फोकस ना करूं। मुझे इंग्लिश तो आता है, लेकिन अगर आप बोले कि पर्टिकुलरली ग्रामर्स के रूल्स, तो वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो जाता है वो। तो पहले मैंने एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने वहीं से पैरा जम्बल, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन, वो सारा सब किया मैंने। तो वहाँ से उसका धीरे धीरे मैंने देखा कि इम्प्रूव हो रहा था स्कोर मेरा। जब मैं मतलब एक स्टार्टिंग में मैंने ट्राई किया इंग्लिश का टेस्ट देना, तो मैंने देखा कि मुझे 30 आउट ऑफ मतलब ऐसे 10-11 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। लेकिन जब मैंने वो एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट किया, मैं फैमिलियर हुई उस वर्ड से, वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो फैमिलियर हुई जब मैं उन वर्ड से, तो फिर मुझे लगने लगा कि ठीक है, चलो अब हो रहा है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं 120 रूल ऑफ ग्रामर्स जो बोलते हैं वो मैं कर लूँ। तो वो 120 रूल ऑफ ग्रामर्स जो है वो मैंने निमिषा बंसल मैम से किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे है, उनका पूरा एक लेक्चर है। तो 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स का ऐसा कुछ है शायद, तो वो मैंने किया, उससे फिर ग्रामर भी इम्प्रूव हो गया। तो आप एडिटोरियल पढ़िएगा तो IBPS में और SBI में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी डिस्क्रिप्टिव के लिए। लेकिन मेरा एक जो टिप है जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जिसकी वजह से
मैंने क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो ये है कि आप, कई लोग बोलेंगे कि अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है तो आप दूसरे को लेकर के कर सकते हैं, दूसरा अगर 2-3 सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो हो जाएगा। लेकिन मैंने जो देखा, मैंने जो सीखा है वो ये है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली लेके चलिए, क्योंकि ऐसा होता है एग्जाम में कि कभी एक सब्जेक्ट जो आपका अच्छा भी है, अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ, अगर आप मान लीजिए कि आपका रीजनिंग अच्छा है लेकिन उस आपके शिफ्ट में रीजनिंग ही टफ आ गया, तो फिर आप ना रीजनिंग कर पाओगे ना आप जीए कर पाओगे, मतलब जो आपका वीक सब्जेक्ट है आप वो भी नहीं कर पाए, तो फिर फायदा क्या हुआ। अगर मैं सभी सब्जेक्ट्स को लेके चलूँ, मैं स्टार्टिंग से अगर पढ़ना स्टार्ट करूँ, जनवरी में हमारा आ जाता है टेंटेटिव डेट्स आ जाते हैं, कैलेंडर रिलीज कर दिया जाता है IBPS के थ्रू, तो वहाँ से पता चल जाता है कि RRB का एग्जाम और IBPS का एग्जाम कब है, आ गया है अभी कैलेंडर। तो उस हिसाब से अगर हमें सही में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो आप स्टार्टिंग से ही अपना माइंडसेट लेके चले कि मुझे जैन से ही पढ़ना स्टार्ट करना है। और सबसे बड़ी बात कि GA मतलब करंट अफेयर्स जो है वो बेसिकली मेंस में आता है, प्री में नहीं आता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्री क्लियर करें, प्री का एग्जाम दे, वेट करें रिजल्ट के लिए कि कब होगा, उसके बाद हम जाएं मेंस में, जब हम देख ले कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तब हम करें। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें स्टार्टिंग से ही करंट अफेयर्स करना है। अगर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो मुझे क्या करना है, मुझे तो पढ़ना ही है। मुझे पता है कि प्री मेरा क्लियर होने वाला है, मेंस होने वाला है और फिर हम इंटरव्यू पे जाएंगे। अगर हम PO लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है, तो हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना है करंट अफेयर्स को भी। ठीक है, स्ट्रैटेजी थी। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ, तो आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मैं अलग से भी पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को लेकर अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश। अगर पर्टिकुलरली अगर वीडियोस चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगी, जहाँ मैं और ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगी टाइमिंग के रिलेटेड, कौन सा मॉक टेस्ट देना है। मैंने कभी मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया, मैंने हमेशा फ्री वाले मॉक टेस्ट ही दिए हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये मॉक टेस्ट अच्छा है, वो मॉक टेस्ट अच्छा है, ये परचेज कर लीजिए, लेकिन सीरियसली फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी भी कोई मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया। मैंने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, वो 7,500 समथिंग था। और मैंने कभी इंटरव्यू का भी बैच नहीं लिया, मैंने इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन सेल्फ खुद से ही किया है। मैं यूट्यूब का मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प लिया है मैंने यूट्यूब से, लेकिन मैंने कभी भी वो 7,500 जो देकर के मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज किया, उसके अलावा और मैंने कोई भी 1 रुपये भी मैंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया अपना। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी वीडियो। सो इफ़ यू लाइक इट, follow and subscribe and stay tuned for next videos.